हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी एग्जाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे मैन की इवोल्यूशन हुई, कैसे मानव जीवन विकसित हुआ। और उसके बाद हमने डिस्कस किया प्री हिस्टोरिक एज, यानी कि वो एज जिसमें हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, यानी कि जैसे मान लो कॉइन मिले, मोनूमेंट मिले। उनके आधार पर हमने उन चीज़ों को प्री हिस्टोरिक एज में रखा। और इसमें हमने 6 एजिस स्टडी की थी। फर्स्ट थी प्लिस्टोसीन, देन पैलियोलिथिक, देन मिजोलिथिक, देन न्यूलिथिक एज, और इसके बाद थी कॉपर स्टोन एज, और लास्ट थी ब्रोंज एज। आज हम करने जा रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी कि वो एज जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले एज वेल एज रिटन एविडेंस भी मिले। लेकिन जो रिटन एविडेंस मिले वो क्लियरली विजिबल नहीं थे। इसलिए हमने इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज में इंक्लूड किया। इसकी जो एग्जांपल थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सबसे पहले देख लेते हैं कि यह कितनी विकसित थी, कितना बड़ा एरिया में ये इंक्लूड थी। मान लो ये हमारी कंट्री की, हमारी भी और पाकिस्तान की भी मिला लो। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये साउदर्न मोस्ट, ये वेस्टर्न मोस्ट, और ये ईस्टर्न मोस्ट। इसमें हम देखते हैं कि जो इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में मिला, यानी कि उस जगह का नाम था सुख्ता जेंडर, और ये मकराना कोस्ट के पास थी, जो कि पाक ईरान बॉर्डर के पास पड़ता है। वहाँ पर हमें इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मिला, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण हमें सुख्ता जेंडर में मिलते थे। उस टाइम पे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था, कह लो एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसी तरह से साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दाइमाबाद में हमें एक बीड मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंस मिले, यानी कि मोती बनाने की फैक्ट्री। उससे रिलेटेड हमें एविडेंस मिले कि यहाँ पर इस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर बीड मेकिंग फैक्ट्री थी। तो ये हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। और इसके बाद हम अगर बात करें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में के विलेज आलमगीरपुर में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन होने के प्रमाण मिलते, यानी कि यहाँ पर लोग रहते थे उस टाइम पर। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो कह लो जम्मू कश्मीर के मंडा पैलेस में नियर चनाब रिवर के पास हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के हमें प्रमाण मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है लोग आकर रहते थे। ओके, अगर हम इसको मैप में देखें तो जो ये कह लो पाकिस्तान का नीचे वाला पार्ट है, ये ईरान का बॉर्डर है एक तरह से, और इसके पास ही कह लो हमें सुख्ता जेंडर मिलता है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में, यानी कि यहाँ पर हमारे इंडिया का मैप है जो, और उत्तर प्रदेश में, और जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, मैप से काफ़ी क्लियर हो गया अब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फेमस साइट्स थी, यानी कि जो उनके विकसित शहर थे वो कौन से थे और कहाँ पर थे। जो साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की फेमस साइट कह लो या फेमस सिटी कह लो, तो फर्स्ट सिटी थी वो थी हड़प्पा, और ये पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में थी, लोकेटेड ऑन रावी रिवर, यानी कि जो 7 नदियां आती हैं पंजाब से होकर पाकिस्तान में जाती हैं, कश्मीर और कह लो पंजाब से जो पाकिस्तान की तरफ जाती है रावी रिवर, उसी पर हड़प्पा शहर बसा हुआ था। और इसके बाद जो शहर था वो था मोहनजोदारो, यानी कि ये भी पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में।
और इसके नेक्स्ट जो शहर था वो था धोलावीरा, और ये था एग्जिस्ट करता था रन ऑफ कच्छ गुजरात, यानी कि जो गुजरात की रन ऑफ कच्छ के पास ये शहर एग्जिस्ट करता था। और उसके बाद जो शहर था वो था कालीबंगन, यानी कि ये भी इंडिया में ही था और राजस्थान में इस शहर के प्रमाण मिले हैं। और इसके बाद था लोथल, और ये भी गुजरात में ही मिला, गल्फ ऑफ खंबत के पास। और इसके बाद जो शहर आया वो था गोला तोरा, या कह लो बागसरा, और ये भी गुजरात में ही मिला। और इसके बाद जो शहर था वो था चोनुदारो, यानी कि ये भी था 80 माइल साउथ ऑफ मोहनजोदारो, यानी कि ये जो शहर था मोहनजोदारो इसके साउथ में यानी कि नीचे की तरफ 80 किलोमीटर दूर इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ओके, इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेंगे, यानी कि ये है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस, एक तरह से कह लो ये नीचे वाला ये सिंध प्रोविंस है, ये पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का। हमारा पंजाब यहाँ पर है, हमारा पंजाब यहाँ पर है, ये पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस, और ये पंजाब पाकिस्तान पंजाब। और रिवर रावी भी यहीं से ही गुजरती है, एक तरह से कह लो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस थे। और ये गुजरात है नीचे, यहीं पर है गल्फ ऑफ खंबत और रन ऑफ कच्छ गुजरात में ही। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि जो कालीबंगम थी, कालीबंगम भी एक तरह का कह लो सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हमने किया अभी। और इसमें क्या था, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिलती थी, यानी कि डेकोरेट की हुई ईंटें वो मिली हमें, उसके एविडेंस मिले कालीबंगम में, कालीबंगम राजस्थान में, जो कि राजस्थान में ही है। और इसके बाद हमें एक और एविडेंस मिले कि इस टाइम पर 3 तरह के कह लो फुनरल अपनाते थे, यानी कि दफन करने के, या कह लो जैसे कोई मर जाता था तो उन्हें दफनाने के 3 प्रकार थे। जो फर्स्ट था वो था कंप्लीट बरियल, यानी कि इसमें फुल बॉडी को बरिड करते थे इनसाइड द अर्थ। और जो नेक्स्ट था वो था पार्शियल बरियल, यानी कि इसमें सिर्फ बोन को बरिड किया जाता था एक कड़े में भरकर जमीन के नीचे। और जो थर्ड था वो था क्रीमेशन, यानी कि बर्निंग द बॉडी आफ्टर डेथ, जैसे कि कह लो आजकल हिंदू लोगों का जो कह लो रूल्स हैं उसके हिसाब से। और इसके बाद एक और एविडेंस मिले, इसमें क्या था, डबल बरियल, और ये कहाँ मिला, लोथल गुजरात में। इसमें क्या था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को इकट्ठे दफनाया हुआ था। क्लियर। और इसके बाद हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसे थी। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे, हड़प्पा कह लो मोहनजोदारो कह लो, सो इनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। जो फर्स्ट पार्ट था वो था सिटाडल, यानी कि फोर्टिफाइड कंप्लीटली, और इसमें कह लो एक तरह से जो राजे होते थे या उनके मंत्री होते थे वही लोग रहते थे। और इसके बाद था लोअर एरिया, यानी कि ये जो एरिया था इसको प्रॉपर क्लासिफाइड किया हुआ था, कह लो प्रॉपरली तरीके से समूहों में बांटा हुआ था। लेकिन इसके सभी शहरों में ऐसा नहीं था, कुछ शहर ऐसे भी थे जिनमें ये रूल वो ये कह लो एक तरह से रूल नहीं अपनाते थे अपने शहर को डिवाइड करने के लिए। इसकी एग्जांपल है चोनुदारो जो शहर है, इसके कोई पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया हुआ था, इसमें सारे लोग इकट्ठे रहते थे। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है धोलावीरा, और ये गुजरात में है। और इसमें जो है परफेक्ट एविडेंस मिलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, यानी कि बारिश के पानी को वो उस वक्त हार्वेस्ट करते थे, संभालते थे, इकट्ठा करते थे एक तरह से कह लो। और इसकी जो टाउन प्लानिंग थी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। और इसके बाद ये तो थी टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों की। और इसके बाद है रोड प्लानिंग, यानी कि उस टाइम पर रोड प्लानिंग भी होती थी, और इसमें जो बर्न्ड ब्रिक्स यूज करते थे रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और जो रोड्स थी
वो मेनली 90 डिग्री एंगल पर ही एक दूसरे को कट करती थी, यानी कि कह लो एक तरह से इस तरह से कट करती थी 90 डिग्री एंगल पे। और इसके बाद जो है वो था ड्रेनेज सिस्टम, जो शहरों का निकासी के लिए यूज करते थे पानी की, वो आया इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि जो हड़प्पा सिटी में ये जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश था, यानी कि इसमें कह लो स्मॉल उन्होंने ड्रेन्स भी इंक्लूड किए, मीडियम ड्रेन्स भी इंक्लूड किए और लार्ज ड्रेन्स भी इंक्लूड किए। एक तरह से कह लो भी पानी की जो निकासी करने के लिए वो ड्रेनेज सिस्टम था उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था मेनली। और इसके बाद हम देखते हैं मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा सिटी। इसमें क्या था कि जो हड़प्पा सिटी में फर्स्ट जो चीज थी वो थी असेंबली हॉल इनका, यानी कि जो इनका असेंबली हॉल होता था ये यहाँ पर रेगुलर मीटिंग रखते थे, जो कि शहर को चलाने के लिए, शहर की पॉलिसीज को गवर्न करने के लिए जरूरी होती थी, उनको तय करते थे। और इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन थी वो थी ग्रेनरी, और ये बिगेस्ट बिल्डिंग थी इन हड़प्पा सिविलाइजेशन कह लो, ये कह लो हड़प्पा सिटी। और इसके 6 ब्लॉक्स थे ईच साइड में। और इसके बाद जो आया नेक्स्ट वो था ग्रेट बाथ, और ये मोहनजोदारो में मिला, हड़प्पा सिटी में नहीं, मोहनजोदारो में। और ये कह लो एक तरह से लार्जेस्ट बाथ था उस टाइम पर। लेकिन इसके बाद एक और चीज थी जो काफी बड़ी थी, वो थी डॉकयार्ड, यानी कि जहां पर कह लो नाव जो थी, शिप्स थी, वो बनाई जाती थी। तो डॉकयार्ड यानी कि पानी की वो जगह जहां बहुत सारा पानी इकट्ठा किया हुआ था, और ये ग्रेट बाथ से भी बड़ा था। लेकिन इससे पहले ग्रेट बाथ थी कह लो एक तरह से बिगेस्ट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन थी उस टाइम पर। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि बिगेस्ट बिल्डिंग और बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिविलाइजेशन और उसमें डॉकयार्ड ना दिए हो, तो आपको कह लो एक तरह से ग्रेट बाथ पर ही टिक करना है। लेकिन अगर डॉकयार्ड दिया तो डॉकयार्ड पर ही क्लिक करना है, टिक करना है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके बाद जो है वो है इंडस्ट्री इन हड़प्पा, यानी कि उस टाइम पर हड़प्पा में कौन कौन सी कह लो फैक्ट्रियां थी, फैक्ट्रियां तो नहीं मतलब छोटे छोटे ही थे उस टाइम पर, दुकानें एक तरह से कह लो चीजें बनाने की, आज की तरह नहीं थी फैक्ट्रियां। सो जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो थी ब्रिक्स इंडस्ट्री, यानी कि ईंटें बनाने की, और ये हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों जगहों पर मिलती हैं। और इसके बाद है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये चनब दुदरो में सिंध और पाकिस्तान प्रोविंस में मिलती है, सिंध के सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। और इसके बाद है बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ियां बनाने की, ये कालीबंगम में मिलती हैं जो कि राजस्थान में है। और इसके बाद है शेल इंडस्ट्री, और ये लोथर गुजरात और पाकिस्तान के बालाकोट में मिलती हैं, इसके एविडेंस मिलते हैं। शेल इंडस्ट्री होती है ज़्यादातर कह लो कोई भी कड़े या फिर कह लो ताबूत, यानी कि कोई भी खाली चीज़ें हों जो अंदर से, उन्हें बनाने के लिए उन्हें शेल इंडस्ट्री कहते हैं। और इसके बाद है स्टोन इंडस्ट्री, और ये अमरी में मिलती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले उस टाइम के इंडस वैली सिविलाइजेशन होने के, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट एविडेंस थे उस टाइम के। वो फर्स्ट था फिगरिंग ऑफ गिलगमेश, यानी कि 2 लॉयंस आपस में फाइट कर रहे थे, और ये मोहनजोदारो में मिले इसके एविडेंस। और इसके बाद है स्वस्तिक साइन, और ये भी मोहनजोदारो में मिलता है। स्वस्तिक साइन मतलब कुछ कह लो एक मेटल की प्लेट पर कह लो गणेश बना हुआ इस टाइप के निशान जो थे उसको स्वस्तिक साइन कहते थे उस टाइम पर, वो मिले। और इसके बाद है राइस के टुकड़े मिले कोलदीवा में जो कि, और ये नियोलिथिक एज, यानी कि जो हमने प्री हिस्टोरिक एज में डिस्कस की थी नियोलिथिक एज, ये उस टाइम का एविडेंस था राइस। और इसके बाद जो मिला वो था नेशनल बर्ड उनका, यानी कि पीजन, यानी कि कबूतर, और ये सिंबल था पीस का, शांति का, यानी कि।
सो ये थे इम्पोर्टेंट एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने पढ़ा अभी तक, प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, ब्रॉन्ज एज होगी, सिंधु वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसका मतलब हिंदी में अनुवाद है एक तरह से। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको अकराना गग्गर रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्राइकिंग फीचर था, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसने, यानी कि स्ट्राइकिंग फीचर क्या हुआ कि इसने अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म दिया, यानी कि शहरीकरण को एक तरह से कह लो जन्म दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई। इसके कोई एग्जैक्ट हमें एविडेंस नहीं मिले, लेकिन थ्योरीज हैं अलग अलग शहर के लिए कि किसी शहर में अर्थक्वेक आया, किसी शहर में फ्लड आया, किसी शहर में बीमारी फैल गई, एपिडेमिक डिसीज फैल गई। और जो फोर्थ वन है वो था इन्वेजन ऑफ आर्यंस ने आक्रमण कर दिया इन लोगों पर, एक तरह से कह लो। ये अलग अलग शहरों के अलग अलग रीजन थे, तो ये कह लो टोटल 100% ट्रू भी नहीं थे, 80% ही ट्रू थे। ये एविडेंस कह लो, फैक्ट ही थे एक तरह से, एविडेंस नहीं थे। जो इसके बाद हम करते हैं ज़ेंडा वेस्टा, यानी कि ये एक तरह से कह लो होली बुक थी, रिलीजियस बुक्स थी पर्शियन यानी कि ईरान की, जो पर्शियन को ईरान कहते हैं, पर्शियन लोग यानी कि ईरानी लोग, और ये उनकी होली बुक थी। इसमें एक थ्योरी दी हुई है ज़ेंडा वेस्टा में। ज़ेंडा वेस्टा रिलीजियस बुक है पर्शियन ईरान की, और इसमें एक थ्योरी दी हुई है सेंट्रल एशियन थ्योरी, जो कि मैक्स मुलर ने दी है। और इस थ्योरी में हमें कह लो एक तरह से पता चलता है कि इस थ्योरी में कि जो आर्यंस थे उनका आगमन हुआ, कहाँ से हुआ, ये सब हमें इस बुक से पता चलता है। आगे हम यहीं पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस, आर्यंस का आगमन कैसे हुआ। जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से कह लो ईरान की तरफ, और ईरान से खैबर माउंटेन के थ्रू खैबर पास होते हुए, खैबर पास यानी कि दो पहाड़ों के बीच का रास्ता को हम पास कहते हैं। और ये जो खैबर पास है ये जनरली कह लो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के पास पड़ता है। और वहाँ से इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रवेश किया, एक तरह से कह लो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कह लो आक्रमण किया, या फिर इनके साथ आकर बस गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता ही है कि ये कहाँ कहाँ से एग्जिस्ट करती थी। वेस्टर्न में इसका कौन सा पॉइंट था, और नॉर्थ में कौन सा था, साउथ में कौन सा था, और वेस्ट में कहाँ तक फैली थी। जो आर्यंस थे इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ गए, और इन्होंने सप्त सिंधवा यानी कि 7 नदियों का जो संगम है हमारी, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और एक दो और थी, वहां पर आकर ये लोग बस गए एक तरह से कह लो। और उसके बाद आर्यंस ने का ही टाइम आ गया कह लो एक तरह से। और इसका हमें जो ये आर्यंस थे कह लो एक तरह से, इनसे जो था हमें पता चलता है कि ये 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ चुके थे, यानी कि ये टाइम पीरियड है। और ये एक तरह से कह लो जो बीसी का टाइम होता है वो पीछे की तरफ चलता है। और आगे हम बताएंगे आपको बीसी और एसी में क्या फ़र्क है। एक बीसी होता है, एक एसी। एसी में टाइम आगे की तरफ चलता है, यानी कि कह लो एक तरह से आज चल रहा है 2020, और इसके बाद क्या आएगा 2021। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था कि अगर 2020 है तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वो होगा 2019। ये बीसी का पार्ट है, और ये
कह लो एक तरह से एसी। ये आगे हम करेंगे। इसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं इसके। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंडस वैली सिविलाइजेशन होने के कौन सा एविडेंस मिलता है। राइस है, बीड है, बोन्स हैं या फिर बेंगल। ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इनके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी से हमें क्या चीज पता चलती है। आगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस डज आर्यन कम। आर्यन कहाँ से आए थे, मेनली उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है। एक तरह से एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम द माउंटेन पास विच आर्यन क्रॉस टू रीच सप सिंधुआ। कौन सा माउंटेन पास को क्रॉस किया था ताकि वो सप सिंधुआ रीजन तक पहुंच सके। आगे लास्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, ऋग्वेदा इज रिटन बाय। ऋग्वेदा किसके द्वारा लिखा गया था। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जिन्हें भी लेक्चर अच्छा लगा हो तो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।